स्वागत अभिनंदन सभी साथियों का सिनेमा घर में। आज सिनेमा घर में मैं हूं आपके साथ आपकी दोस्त सीमा आर्य। कीजिए स्वीकार मेरा प्यार भरा नमस्कार। और आज आपके लिए लेकर आई हूं 1977 की बॉक्स ऑफिस हिट फिल्म घरौंदा। घरौंदा भीमसेन की एक प्यारी सी प्रेम कहानी, जिसका सपना अपना एक प्यारा सा छोटा सा घरौंदा। इस फिल्म को रिलीज हुए लगभग 5 दशक हुए, पर कहानी आज भी अपनी सी लगती है। ध्यान से सुनिएगा, सुनेंगे तो पाएंगे जैसे हमारे बीच में से ही किसी एक की कहानी है। फिल्म के निर्माता और निर्देशक हैं भीमसेन। पटकथा शंकर शेष की कहानी पर आधारित है और जिसे लिखा है गुलजार ने। फिल्म में संगीत दिया है संगीतकार जयदेव ने, गीत लिखे हैं गुलजार ने और इन गीतों को अपनी आवाजों से सजाया है भूपेंद्र और रूना लैला ने। स्क्रीन प्ले लिखा है गुलजार ने, संवाद भूषण बनमाली ने और सिनेमेटोग्राफर हैं अपूर्ण किशोर बीर। फिल्म में मुख्य किरदार निभाए हैं अमोल पालेकर सुदीप की भूमिका में, जरीना बहाव छाया की भूमिका में, डॉक्टर श्रीराम लागू मिस्टर मोदी मिल के मालिक, साधु मेहर गुहा सुदीप का दोस्त और रूममेट, जलाल आगा अब्दुल की भूमिका में, दीना पाठक गुहा की मां की भूमिका में, टीपी जैन बड़े बाबू, इसके अलावा मिश्रा मिस सोनेवाला और एक चपरासी रामदीन ये ऑफिस के कर्मचारी हैं। निदेशक भीमसेन की घरौंदा को हिंदी सिनेमा में एक मील का पत्थर माना जाता है। इस फिल्म ने विभिन्न श्रेणियों में 5 फिल्म फेयर पुरस्कारों सहित 50 से भी ज्यादा प्रतिष्ठित पुरस्कार जीते। जी हाँ, डॉक्टर श्रीराम लागू को सर्वश्रेष्ठ सह कलाकार का फिल्म फेयर अवार्ड मिला था इस फिल्म की भूमिका के लिए। फिल्म की कहानी महानगर में रहने वाले एक युवा कामकाजी जोड़े के सपनों, अपने घर बसाने की चाहत और इसी संघर्ष में बिखर जाने की एक संवेदनशील कहानी है, जो इस सच को शिद्दत से उठाती है कि प्यार और पैसे में जीत हमेशा प्यार की हो, ऐसा जरूरी नहीं। एक तरह से ये फिल्म हमारे समाज का आईना है। तुम्हें हो न हो
पूरी फिल्म में बैकग्राउंड म्यूजिक के रूप में ये खूबसूरत सुरीला नगमा बजता रहता है और फिल्म की कहानी शुरू होती है बम्बई शहर की मोदी इंडस्ट्रीज की एक मिल के छोटे से ऑफिस से, जिसके चारों कोनों में लगी टेबल कुर्सियां, सामने बड़ी टेबल पर बड़े बाबू टीपी जैन बैठते हैं। बाकी अन्य टेबल पर एक टाइपिस्ट कम क्लर्क सुदीप अमोल पालेकर और एक पर मिस सोनेवाला और एक अन्य पर मिश्रा जी बैठते हैं और एक चपरासी है रामदीन। मिल के मालिक हैं मिस्टर मोदी, उम्र दराज और विदुर है, पैसे वाले हैं। 2 बार हार्ट अटैक आ चुका है, पर फिर भी अपने मिल की कमान अपने हाथों में मजबूती से थामे है। सुदीप अपनी सीट पर एक लेटर टाइप कर रहा है। बड़े बाबू उससे जल्दी जल्दी काम करने को कहते हैं। सुदीप झल्लाकर कहता है, एक तो अपना काम छोड़कर एक्स्ट्रा काम करो और उस पर डांट भी सुनो। बड़े बाबू तंज कसते हुए कहते हैं, चिंता मत करो, जल्द ही एक नई टाइपिस्ट आने वाली है। तभी मिस सोनेवाला बड़े बाबू से पूछती हैं, इस पोस्ट के लिए तो आपकी साली आने वाली थी बड़े बाबू। बड़े बाबू झल्ला कर कहते हैं, इतने बीमार होते हुए भी साहब खुद इंटरव्यू लेने से बाज नहीं आए, अपनी पसंद की लड़की का सिलेक्शन किया है। तभी एक लड़की जरीना बहाव, जिसका नाम है छाया, कमरे में दाखिल होती है। उसके हाथ में अपॉइंटमेंट लेटर है। बड़े बाबू की टेबल के सामने आ खड़ी होती है। उसे देखकर बड़े बाबू अपनी घड़ी देखते हैं। 10:10 कहते हैं, ऑफिस 10 बजे शुरू होता है छाया देवी, और बहुत से पेपर उसे थमा देते हैं और कहते हैं, आज ये सारे टाइप हो जाने चाहिए। साथ साथ उसे ये हिदायत देते हैं कि हर लेटर की 3-3 कॉपी टाइप होनी चाहिए। मैं साहब के घर जा रहा हूँ, मेरे आने तक काम पूरा होना चाहिए। छाया सिर हिलाकर जी कहती है और अपने काम पर लग जाती है। छाया सौम्य शालीन पढ़ी लिखी मध्यम वर्गीय परिवार की लड़की है। उसका बड़ा भाई प्राइवेट नौकरी में है, भाभी घर संभालती है और छोटा भाई कॉलेज में पढ़ता है और हायर स्टडीज के लिए विदेश जाना चाहता है और इसीलिए छाया को नौकरी की जरूरत है। ऑफिस का पहला दिन है। छाया लेटर टाइप करने में व्यस्त है। तभी सुदीप आता है और छाया को काम में लगा देखकर कहता है, देखा, अगर अपनी साली होती तो क्या इतना काम देता पहले ही दिन। और फिर छाया से पूछता है, अरे आप लंच करने नहीं गई, आप खाना खाने जाइए, आपका बाकी काम मैं कर दूंगा। छाया कहती है, मेरा काम आप क्यों करेंगे। पास की टेबल से मिश्रा जी व्यंग कसते हैं, इन्हें तो दूसरों का काम करने की आदत है, आपका काम तो और भी खुश होकर करेंगे। छाया नाराजगी जाहिर करते हुए कहती है, क्यों करेंगे। सुदीप छाया को शांत करते हुए कहता है, मिश्रा जी की तो आदत ही है दूसरों के फटे में टांग अड़ाने की, और रामदीन से छाया को कैंटीन में लंच करवाने ले जाने को कहता है और छाया से कहता है, आप पैसे मत दीजिएगा, मेरे अकाउंट से हो जाएगा। छाया लंच करने चली जाती है। मिश्रा सुदीप को चिढ़कर उल्हाना देता है और सुदीप मुस्कुराता हुआ कहता है, चिढ़ते रहो, खूब चिढ़ो। इधर बड़े बाबू फाइलें लेकर मिल मालिक मिस्टर मोदी के बंगले पर पहुंचते हैं। उन्हें पत्र दिखाते हुए कहते हैं, मलेशिया गवर्नमेंट का लेटर आ गया है और अच्छी बात यह है कि अब तो आपकी तबीयत भी बिल्कुल ठीक है। उसकी बात पूरी होने से पहले ही साहब पूछते हैं, वो नई टाइपिस्ट आई। बड़े बाबू सिर हिलाते हुए कहते हैं, जी हाँ, और धीरे धीरे काम भी सीख जाएगी। इसी बीच डॉक्टर कमरे में प्रवेश करते हैं। डॉक्टर जो मिस्टर मोदी के मित्र भी हैं और मोदी को हाथों में सिगरेट देखकर नाराज होते हैं। कहते हैं, तुम्हारा इलाज करते करते मैं बीमार हो जाऊंगा, पर तुम नहीं सुधरोगे। मिस्टर मोदी,
बड़े बाबू को जाने का इशारा करते हैं और कहते हैं, आप जाइए, मैं नहीं चाहता मेरे दिल का हाल आपको पता चले। डॉक्टर साहब ईसीजी का ग्राफ मिस्टर मोदी को देते हैं। मिस्टर मोदी कहते हैं, वाह क्या खूब है लैंग्वेज ऑफ हार्ट, और हंसने लगते हैं। बस फिल्म की कहानी धीरे धीरे इसी तरह आगे बढ़ती है, जैसे एक एक ईंट लगते लगते एक घरौंदा तैयार होता है। ऑफिस में छाया और सुदीप में दोस्ती होने लगी है। छाया की सादगी और सौम्यता ने सुदीप का दिल जीत लिया है और छाया को भी सुदीप का दोस्ताना रवैया अच्छा लगता है। अक्सर शाम को ऑफिस से घर जाते हुए सुदीप छाया को उसके घर तक छोड़ता है। एक शाम दोनों ऑफिस के बाद एक रेस्टोरेंट में चाय पी रहे हैं कि छाया का छोटा भाई गोविंदा भी अपने दोस्त के साथ उसी रेस्टोरेंट में आ जाता है। लेकिन जब वहां छाया को सुदीप के साथ देखता है तो चुपचाप वापस लौट जाता है और घर जाकर भाभी को बता देता है। छाया और गोविंदा दोनों भाई बहन में दोस्ताना रिश्ता है। बड़े भाई भाभी की कोई संतान नहीं है, इसलिए भाभी ने दोनों को अपने बच्चों की तरह प्यार से पाला है। दोनों भाई बहन अपनी भाषा के प्रति बहुत लगाव रखते हैं। घर में एक पढ़ा लिखा खुशनुमा माहौल है, इसलिए दोनों के बीच अक्सर शर्त भी लगती है कि हम शुद्ध भाषा का इस्तेमाल करेंगे, या तो शुद्ध हिंदी में बोलेंगे या फिर शुद्ध अंग्रेजी में, और जो भी खिचड़ी भाषा बोलेगा हर शब्द के लिए उसे 1 रुपया पेनल्टी देनी होगी। और उनकी इसी नोक झोंक से घर का वातावरण खुशगवार रहता है और भाभी भी इसमें पूरा सपोर्ट करती है और आनंद लेती है। एक दिन सुदीप छाया को अपने घर लेके जाता है, उस चाल में जहां वो अपने 2 साथियों गुहा और अब्दुल के साथ एक कमरे में रहता है। छाया देख रही है कि कमरा कितना अस्त व्यस्त फैला पड़ा है, लेकिन फिर भी खुश है। तभी देखती है कि सुदीप दरवाजा बंद कर रहा है। छाया ये देखकर असहज हो जाती है। उसे सुदीप की ये हरकत पसंद नहीं आती और वो नाराज होकर वहां से चली जाती है और सुदीप शर्मिंदा खड़ा देखता रह जाता है। अगले दिन ऑफिस में मोदी इंडस्ट्रीज के मालिक मिस्टर मोदी लंबी बीमारी के बाद स्वस्थ होकर ऑफिस आते हैं और अपने स्टाफ का निरीक्षण करने निकले हैं। छाया ऑफिस आने में लेट हो जाती है। दौड़ती हांफती हाथों में कुछ गिफ्ट पैक लिए पहुंच रही है। मिस्टर मोदी को वहां देखकर देर से आने के लिए क्षमा मांगती है और देर से आने की वजह बताते हुए कहती है, दरअसल बड़े बाबू ने ऑफिस के लिए कुछ सामान मंगवाया था, उसी की शॉपिंग करते हुए देर हो गई। मिस्टर मोदी छाया को गौर से देखते हुए कहते हैं, लड़कियां अच्छी शॉपिंग करती हैं, और बड़े बाबू से कहते हैं इन्हें परचेज सेक्शन में भेज दीजिए। मिस सोनेवाला छाया को बधाई देती हैं। छाया भी इतनी जल्दी तरक्की मिलने से खुश है। सैलरी भी बढ़ गई है। छाया ऑफिस में सबसे घुल मिल गई है। एक दिन लंच के समय मिश्रा जी उसका हाथ देखते हैं। मिस सोनेवाला पूछती है, इसकी शादी कब होगी मिश्रा जी? मिश्रा जी कहते हैं, इसी साल बहुत बड़े पैसे वाले आदमी से इसकी शादी होगी। छाया अपनी सीट पर वापस लौट आती है तो उसे अपने टाइपराइटर पर सुदीप का टाइप किया हुआ संदेश मिलता है, जिसमें उसने छाया से माफी मांगी है अपने कल के व्यवहार के लिए। मिस्टर मोदी का छाया के प्रति रवैया नरम है और उस पर मेहरबान भी है। वो छाया से कहते हैं, छाया तुम्हें पता है किसकी सिफारिश से तुम्हें नौकरी मिली है? छाया सवाल भरी नजरों से उन्हें देखती है। मिस्टर मोदी कहते हैं, मेरी पत्नी की वजह से। लेकिन आपकी पत्नी तो? छाया अपनी बात अधूरी छोड़ देती है। मिस्टर मोदी छाया से अपनी टेबल की दराज में एक लिफाफा निकालकर लाने को कहते हैं और उस लिफाफे से एक तस्वीर निकालकर छाया को दिखाते हैं।
तस्वीर देखते ही छाया चौंक पड़ती है और उसके हाथ से तस्वीर नीचे गिर जाती है। फोटो मिस्टर मोदी के विवाह की है, जिसमें उनकी पत्नी दुल्हन बनी हुई है और उसकी सूरत बिल्कुल छाया जैसी है। दृश्य बदलता है और छाया देर से घर पहुंची है। भाभी उसे घड़ी दिखाती है। दोनों भाई चुप हैं। भाभी कहती है, आज गुप्ता जी आए थे और शादी के बारे में कह रहे थे। छाया कहती है, अभी तो मैं छोटी हूँ। भाभी कहती है, होटल जाने के लिए छोटी नहीं हो तो शादी के लिए भी छोटी नहीं हो। छाया भाभी को सुदीप के बारे में सारी बात बता देती है कि वो मेरे ऑफिस में मेरे साथ काम करता है और मैं उससे शादी करना चाहती हूँ और उसी से शादी करूंगी। सुदीप और छाया शादी करने का फैसला कर चुके हैं, पर उन्हें रहने के लिए एक आदत घर की जरूरत है ताकि अपना घरौंदा बसा सके, पर इसके लिए बहुत पैसा चाहिए। बम्बई में मकान खरीदना आसान काम नहीं। दोनों साथ बैठकर अपनी तनख्वाह और बचत का हिसाब किताब लगाकर बजट बनाते हैं, पर काफी किफायत करने के बावजूद घर खरीदने के लिए पर्याप्त पैसे नहीं बच पा रहे। सुदीप के रूम पार्टनर गुहा ने एक सोसाइटी में अपने लिए फ्लैट बुक कराया है। सुदीप गुहा से उसी सोसाइटी में अपने लिए भी फ्लैट खरीदने की इच्छा जाहिर करता है। गुहा उसे मुंशी से मिलवाता है और बुकिंग के लिए मुंशी 5,000 पेशगी मांगता है। सुदीप मुंशी से 10 दिन का समय मांगता है और इस बीच पैसों की व्यवस्था करने के लिए ऑफिस में ओवर टाइम करता है। रात को शहर में फिल्म के पोस्टर लगाने का काम करता है। बस में सुदीप और छाया ऑफिस के बाद घर जा रहे हैं। छाया सुदीप को अपने कुछ फोटोग्राफ्स दिखाते हुए कहती है कि मुझे मॉडलिंग का ऑफर मिला है। उन्हें मेरा फिगर पसंद आ गया है। ऑफिस के बाद शूट कर सकती हूँ और इसके लिए मुझे पैसे भी अच्छे मिलेंगे। ये सुनकर सुदीप का मूड खराब हो जाता है और कहता है, मुझे ये काम पसंद नहीं, इसे मैं अपने आप को बेचना समझता हूँ। छाया सारे फोटो फाड़कर बस की खिड़की से बाहर फेंक देती है। मुझे प्यार तुमसे नहीं है, मगर मैंने ये राज अब तक न जाना। मुझे प्यार तुमसे नहीं है,
मगर मैंने ये राज अब तक न जाना कि क्यों प्यारी लगती है बातें तुम्हारी, मैं क्यों तुमसे मिलने का ढूंढूं बहाना। कभी मैंने चाहा तुम्हें छू के देखूं, कभी मैंने चाहा तुम्हें पास लाना, मगर फिर भी इस बात का तो यकीन है मुझे प्यार तुमसे नहीं है, नहीं है मुझे प्यार तुमसे नहीं है, नहीं है। तुम्हें हो ना हो मुझको तो इतना यकीन है। तो रहते हैं दिल पे उदासी के साए, फिर भी जो तुम दूर रहते हो मुझसे, तो रहते हैं दिल पे उदासी के साए। कोई ख्वाब ऊंचे मकानों से झांके, कोई ख्वाब बैठा रहे सर झुकाए, कभी दिल की राहों में पहले अंधेरा, कभी दूर तक रोशनी मुस्कुराए, मगर फिर भी इस बात का तो यकीन है मुझे प्यार तुमसे नहीं है, नहीं है मुझे प्यार तुमसे नहीं है, नहीं है। तुम्हें हो ना हो मुझको तो इतना यकीन है मुझे प्यार तुमसे नहीं है, नहीं है मुझे प्यार तुमसे नहीं है, नहीं है। तुम्हें हो ना हो मुझको तो इतना यकीन है। दूसरे दिन ऑफिस पहुंचने पर मिस्टर मोदी छाया को अपने कैबिन में बुलाते हैं और उसके सामने एक मैगजीन पटक कर रखते हैं और गुस्से से पूछते हैं, क्या है ये सब? छाया देखती है, मैगजीन के कवर पेज पर उसकी तस्वीर छपी है। आश्चर्य से कहती है, अरे ये तो छप भी गई। मिस्टर मोदी कहते हैं, मुझे तुम्हारा मॉडलिंग करना बिल्कुल पसंद नहीं। ये काम अपने आप को बेचने जैसा है। अगर तुम्हें पैसों की जरूरत है तो तुम मुझसे कह सकती हो, और फिर इससे ऑफिस के काम पर भी असर पड़ेगा। छाया सर झुकाए चुपचाप बाहर चली जाती है। दूसरी तरफ सुदीप किसी तरह 5,000 रुपयों की व्यवस्था कर गुहा के साथ जाकर उसी सोसाइटी में अपना फ्लैट बुक करवा लेता है। जब सुदीप मुंशी से पैसों की रसीद मांगता है तो मुंशी कहता है, डायरी में नोट कर लिया है ना, रसीद नहीं है, लेना है तो लो, वरना अपना पैसा वापस ले लो। गुहा सुदीप को समझाता है, चिंता मत कर, अपना ही आदमी है, धोखा नहीं देगा। सुदीप ऑफिस फोन कर छाया को वहां बुला लेता है जहां इस सोसाइटी के फ्लैट्स का निर्माण कार्य चल रहा है। छाया वहां पहुंचकर बहुत खुश होती है। दोनों उस आधे अधूरे बन रहे मकानों में घूम घूम कर अपने घरौंदे के सुनहरे सपने सजाने लगते हैं। दीवाना, एक दीवाना शहर में, एक दीवाना नहीं, एक दीवानी भी। दो दीवाने शहर में। दो दीवाने शहर में, रात में या दोपहर में,
आबुदाना आबुदाना ढूंढते हैं एक आशियाना ढूंढते हैं आबुदाना ढूंढते हैं एक आशियाना ढूंढते हैं दो दीवाने शहर में रात में या दोपहर में आबुदाना ढूंढते हैं एक आशियाना ढूंढते हैं दो दीवाने गलियों में अपना भी कोई घर होगा अंबर पे खुलेगी खिड़कियां खिड़की पे खुला अंबर होगा आसमानी रंग की आंखों में आसमानी या आसमानी आसमानी रंग की आंखों में बसने का बहाना ढूंढते हैं आबुदाना ढूंढते हैं एक आशियाना ढूंढते हैं दो दीवाने शहर में रात में या दोपहर में आबुदाना ढूंढते हैं एक आशियाना ढूंढते हैं दो दीवाने जब तारे जमीन पर तारे और जमीन पर Of course, जब तारे जमीन पर चलते हैं आकाश जमीन हो जाता है उस रात नहीं फिर घर जाता वो चांद यहीं सो जाता है जब तारे जमीन पर चलते हैं आकाश जमीन हो जाता है उस रात नहीं फिर घर जाता वो चांद यहीं सो जाता है पल भर के लिए पल भर के लिए इन आंखों में हम एक जमाना ढूंढते हैं आबुदाना ढूंढते हैं एक आशियाना ढूंढते हैं दो दीवाने शहर में रात में या दोपहर में आबुदाना ढूंढते हैं एक आशियाना ढूंढते हैं दो दीवाने दो दीवाने दो दीवाने हाँ दो दीवाने दो दीवाने हाँ दो दीवाने आज छाया बहुत खुश है और खुशी खुशी घर पहुंचती है। भाभी के लिए साड़ी और भाइयों के लिए तोहफे खरीद कर लाई है। भाभी का मुंह मीठा कराते हुए कहती है, आज मैंने और सुदीप ने अपने फ्लैट की बुकिंग करा ली है। गोविंद कहता है, आज मैं भी तुम्हारे ऑफिस आया था लेकिन तुम वहां थी ही नहीं। तुम्हारे बॉस मिस्टर मोदी ने अपने पास बिठा लिया। बहुत ही अच्छे आदमी हैं। मुझसे मेरे बारे में पूछते रहे, क्या करना चाहता हूँ। मैंने बताया मैं विदेश पढ़ने जाना चाहता हूँ पर इतने पैसे नहीं है। तो कहने लगे मुझसे ले लो, जब नौकरी करने लगोगे तब लौटा देना। और तुम विश्वास नहीं करोगी, उन्होंने सच में दे भी दिए। इतना अच्छा आदमी मैंने पहले कभी नहीं देखा। पहले कभी ऐसा हुआ है? ये कहकर छाया को पैसों का लिफाफा दिखाता है। छाया गोविंद पर नाराज हो जाती है, क्यों लिए पैसे? तभी भाभी आ जाती है, पूछती है क्या हुआ।
छाया कहती है, ये रुपये गोविंद के लिए नहीं, मेरे लिए दिए गए हैं। गोविंद का अमेरिका जाना इतना जरूरी नहीं कि उससे पैसे लिए जाएं, और गुस्से में पैसों का लिफाफा लेकर मिस्टर मोदी के बंगले पर पहुंच जाती है। मिस्टर मोदी टीवी पर फिल्म देख रहे हैं। तभी छाया वहां पहुंचकर उन्हें लिफाफा दिखाते हुए पूछती है, ये पैसे आपने दिए हैं ना? मिस्टर मोदी छाया को नरमी से बैठकर बात सुनने को कहते हैं, पर छाया के स्वाभिमान को ठेस पहुंची है। वो कहती है, मॉडलिंग करना अपने आप को बेचना है, और इस तरह पैसे देना खरीदना नहीं है। मैंने आपसे कहा था मुझे पैसों की जरूरत नहीं है। आपने मुझे नौकरी दी, तरक्की दी, अधिकार दिया। अब इस कर्ज के बोझ तले लादना चाहते हैं। आपके मन में पाप है। मिस्टर मोदी सधे हुए स्वर में कहते हैं, इसी गरीबी से निकलकर यहाँ तक पहुंचा हूं मैं, लेकिन गरीबी का मेडल लगाकर नहीं। मदद लेने और देने में कोई कॉम्प्लेक्स नहीं होता मुझे। तुम्हारी तरह पाप नहीं ढूंढता मैं। तुम्हें भी तो जिंदगी में कई लोग अच्छे लगते होंगे जिनके लिए तुम बहुत कुछ करना चाहती होगी। मैं भी तुमसे कहना चाहता हूँ कि ऑफिस बहुत संभाल लिया, अब ये घर संभालो। छाया सन्न रह जाती है। मिस्टर मोदी कहते हैं, ये बस मेरी इच्छा है, जबरदस्ती नहीं। गोविंद बहुत अच्छा लड़का है, उससे मेरी अच्छी दोस्ती हो गई है। तुम हमारी दोस्ती के बीच मत आओ। और ये कहकर मिस्टर मोदी पैसों का लिफाफा उसके हाथ में रख देते हैं, लेकिन लिफाफा टेबल पर छोड़ छाया उनके घर से निकल जाती है। सुबह ऑफिस पहुंचते ही छाया अपना रिजिग्नेशन लेटर टाइप करती है। सुदीप उसे बहुत समझाता है। तभी सुदीप के लिए फोन आता है और अब्दुल फोन पर बताता है कि गुहा ने खुदकुशी कर ली। सुदीप पूछता है, लेकिन क्यों? अब्दुल बताता है, सोसाइटी में जो फ्लैट उसने बुक कराया था वो मुंशी फ्रॉड निकला, सारे पैसे लेकर भाग गया और सदमे में गुहा ने खुदकुशी कर ली। जल्दी आ जाओ नानावती अस्पताल में। सुदीप फोन सुनकर स्तब्ध रह जाता है। उसके मुंह से एक शब्द भी नहीं निकलता। छाया उसे झकझोरती है, क्या हुआ, बोलते क्यों नहीं? बड़ी मुश्किल से कहता है, गुहा ने खुदकुशी कर ली, मुंशी फ्रॉड निकला, पैसे लेकर भाग गया। अब सुदीप और छाया हॉस्पिटल पहुंचे हैं। आंसू भरी आंखों से गुहा के मृत शरीर को देख सुदीप दीवार का सहारा लेकर आंखें बंद कर लेता है। मुंबई जैसे महानगर में शरीर और आत्मा बेचे बिना घरौंदा कैसे बनाया जा सकता है? चालाक दलाल, कुटिल बिल्डर, अनुचित आवास नीतियां और असहाय खरीदार, यही महानगरों में रहने वालों की जिंदगी की विडंबना है और सच भी। और कितनी अजीब है ये जगह कि एक समय बीता नहीं और एक की जगह नया किराएदार उसकी जगह लेने कमरे में आ पहुंचा है। चतुर और चालाक ये आदमी कमरे में आते ही कहता है, मुझे सेंसिटिव लोग बहुत पसंद हैं। दरअसल सुदीप, अब्दुल और अरुणा गुहा की असामयिक मौत के सदमे से दुखी है और उसका सामान पैक कर गांव से आए उसके परिवारजनों को रेलवे स्टेशन पर सामान देने जा रहे हैं, जिसमें पिंजरे में कैद कुछ पंछी भी हैं। एक ब्रिज के ऊपर खड़े होकर छाया और सुदीप बातें कर रहे हैं। सुदीप बहुत अवसाद में है। सुदीप कहता है, मैं लड़ने से पहले ही लड़ाई हार चुका हूँ। यहाँ दूसरे के सिर पर पैर रखने वाले ही आगे बढ़ सकते हैं। सीधा रास्ता तो सिर्फ वहां जाता है जहाँ गुहा चला गया। इस शहर के लोग रोने के लिए कंधा नहीं देते, मरने तक का इंतजार करते हैं कंधा देने के लिए। बिल्डर के धोखे से सुदीप कर्ज में ही नहीं डूबा, निराशा में भी डूब गया है। छाया उसे बहुत समझाती है, सांत्वना देती है, कहती है, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। झूठे आदर्शों की बात मत करो। सुदीप नाराज हो जाता है। चिढ़ होती है मुझे झूठे आदर्शों से।
छाया सहम जाती है, फिर भी उसे हौसला देती है। मैं हूं तुम्हारे साथ। सुदीप के दिल में न जाने क्या उथल पुथल चल रही है। कुछ कहना चाहता है पर शब्द नहीं मिलते या फिर हिम्मत साथ नहीं दे रही। काफी कोशिश कर अपने को संभालता है और छाया से कहता है, छाया तुम अपना रास्ता चुन लो। मोदी ही एक रास्ता है। वो तुमसे शादी करना चाहता है, तुम उससे शादी कर लो। आखिर कितने दिन जिएगा? छाया छी कहकर उसका हाथ झटक देती है। उसे महसूस होता है सुदीप जैसे रसातल में चला गया है। छाया और सुदीप की नैतिकता कहानी में घर की तलाश दिल टूटने की ओर ले जाती है और नैतिकता की दुविधा में डूबते उबरते अंततः छाया मिस्टर मोदी का विवाह प्रस्ताव स्वीकार कर लेती है। अब वो मोदी इंडस्ट्रीज की मालकिन है। यहाँ से पैसा प्यार पर भारी पड़ने लगता है। तुम्हें हो न हो मुझको तो, तुम्हें हो न हो मुझको तो इतना यकीन है। मुझे प्यार तुमसे नहीं है, नहीं है। मुझे प्यार तुमसे नहीं है, नहीं है। तुम्हें हो न हो मुझको तो इतना यकीन है। मुझे प्यार तुमसे नहीं है, नहीं है। मुझे प्यार तुमसे नहीं है, नहीं है। तुम्हें हो न हो मुझको तो इतना यकीन है। मुझे प्यार तुमसे नहीं है, नहीं है। मगर मैंने ये राज अब तक न जाना। मुझे प्यार तुमसे नहीं है, नहीं है। मगर मैंने ये राज अब तक न जाना कि क्यों प्यारी। अब सुदीप शहर में अकेला है। ओवरब्रिज लंबी सुनसान सड़कों पर दिन रात अकेले भटक रहा है। जहां कभी छाया के साथ खूबसूरत खुशगवार मुस्कुराते गुनगुनाते सपने सजाए थे, वहीं अंतहीन सड़कें खाली खाली और महानगर की भीड़ के बीच टूटा भटकता सुदीप अकेला बुझा हुआ। शहर में रात में और दोपहर में खाबोदाना ढूंढता है।
शहर में, रात में और दोपहर में आबोदाना ढूंढता है, आशियाना ढूंढता है, एक अकेला इस शहर में। दिन खाली खाली बर्तन है, दिन खाली खाली बर्तन है, और रात है जैसे अंधा कुआं, इन सोनी अंधेरी आंखों में आंसू की जगह आता है धुआं, जीने की वजह तो कोई नहीं, मरने का बहाना ढूंढता है, ढूंढता है, ढूंढता है, एक अकेला इस शहर में, रात में और दोपहर में आबोदाना ढूंढता है, आशियाना ढूंढता है, एक अकेला इस शहर में। इन उम्र से लंबी सड़कों को, इन उम्र से लंबी सड़कों को मंजिल पे पहुंचते देखा नहीं, बस दौड़ती फिरती रहती है, हमने तो ठहरते देखा नहीं, इस अजनबी से शहर में जाना पहचाना ढूंढता है, ढूंढता है, ढूंढता है, एक अकेला इस शहर में, रात में और दोपहर में आबोदाना ढूंढता है, आशियाना ढूंढता है, एक अकेला इस शहर में। मिस्टर मोदी से शादी छाया का विनम्र समझौता जरूर था, पर अपने व्यवहार और देखभाल से उसने मिस्टर मोदी को एकदम स्वस्थ बना दिया। मिस्टर मोदी ने भी छाया के भाई को विदेश पढ़ने के लिए भेज दिया। छाया एक सुखी समृद्ध गृहिणी बनकर अपने पत्नी धर्म को निभाती है। दूसरी तरफ बेचैन और टूट चुका सुदीप छाया से मिलने की बहुत कोशिशें करता है, पर वो मिलने से साफ इनकार कर देती है। एक दिन हिम्मत कर सुदीप मिस्टर मोदी के बंगले पर चला आता है, सिर्फ एक बार मिलने। तब छाया कहती है, मैंने तुम्हें छोड़ दिया क्योंकि तुम अंदर से टूट गए थे। सुदीप की जिंदगी का अंधेरा और अधिक गहरा और मार्मिक हो जाता है। ऑफिस से गायब रहने के कारण मिस्टर मोदी उसे नौकरी से निकाल देते हैं। मिस्टर मोदी जानते हैं कि सुदीप और छाया एक दूसरे से प्यार करते थे और शादी करना चाहते थे।
ये संदेह दिल में कहीं ना कहीं उन्हें अक्सर परेशान करता है और वो अक्सर छाया को आजमाते रहते हैं, उसकी निगरानी करते हैं। छाया को सुदीप से सहानुभूति जरूर है, पर अब वो अपनी गृहस्थी में रम चुकी है। ऑफिस में बड़े बाबू मिश्रा और मिस सोनावाला सभी को सुदीप से गहरी हमदर्दी है और छाया को वो बेवफा समझते हैं। छाया जब भी बड़े बाबू उसके बंगले में आते हैं, सुदीप के हालचाल पूछती है। बड़े बाबू उससे कहते हैं, अब तुम उसका पीछा छोड़ दो। वहीं भटकते भटकते सुदीप थक चुका है। इस शहर में उसका दम घुट रहा है, इसलिए बंबई छोड़कर वापस अपने गांव लौट जा रहा है। दिल के किसी कोने में दबी उम्मीद उसे शहर छोड़ने से पहले छाया से मिलने को मजबूर करती है और वो मिस्टर मोदी के बंगले पर चला जाता है। छाया बाहर लॉन में पेड़ पौधे लगा रही है। अचानक सुदीप को सामने देखकर सकुचा जाती है। सुदीप की हालत देखकर उसे तरस आता है। सुदीप कहता है, एक आखिरी मौका है, मैं शहर छोड़कर जा रहा हूँ। 11:30 बजे की ट्रेन है, रेलवे स्टेशन में तुम्हारा इंतजार करूंगा। ये कहकर वहां से चला जाता है। छाया फूट फूट कर रोने लगती है। ऊपर से मिस्टर मोदी दोनों की बातें सुन लेते हैं। मिस्टर मोदी, छाया और सुदीप तीनों के इम्तिहान की घड़ी है। छाया अपने घर की दीवारों, चीजों को ताक रही है। मिस्टर मोदी से पूछती है, खाना लगवा दूं? वो कहते हैं, भूख नहीं, स्टडी में जा रहा हूं, तुम खा लो और सो जाओ। दोनों को ही बेचैनी ने घेर रखा है। ना सो पा रहे हैं, ना बैठ पा रहे हैं, ना अपने दिल की बात कह पा रहे हैं। घड़ी रात के 11 बजे का घंटा बजाती है। मिस्टर मोदी स्टडी से बाहर निकलकर घर के सारे कमरों को चेक करते हैं। छाया कहीं नहीं दिखती। वो लॉन में निकलकर आ जाते हैं और बैठकर सिगरेट सुलगाते हैं। अचानक छाया उनकी सिगरेट छीन लेती है और पूछती है, छुप छुप के पीते हैं? मिस्टर मोदी चौंक कर कहते हैं, तुम? छाया उनका वाक्य पूरा करती है, गई नहीं, और खुद ही से पूछती है, जा सकती हूँ? अगर जाना ही होता तो आती ही क्यों? और मिस्टर मोदी के गले लग जाती है। उधर सुदीप रेलवे स्टेशन पर छाया का बेकरारी से इंतजार कर रहा है। ट्रेन छूटने ही वाली है कि मिस्टर मोदी सुदीप के सामने पहुंच जाते हैं। सुदीप उन्हें देखकर हैरान हो जाता है। दूर स्टेशन के एक कोने पर छाया खड़ी है। मिस्टर मोदी के चेहरे पर विजयी मुस्कान है। सुदीप से कहते हैं, हार गए? तुमने शुरुआत ही गलत की थी, शॉर्टकट अपनाया, इसीलिए लड़ने से पहले ही हार गए। अगर छाया जाना चाहे तो ले जा सकते हो। सुदीप दूर खड़ी छाया को देखता है, लेकिन अब सुदीप ने भी जैसे कुछ ठान लिया है, कुछ फैसला कर लिया है। कहता है, जिंदगी सिर्फ छाया नहीं है, कुछ और भी है, और टिकट फाड़कर फेंक देता है और बैग कंधे पर उठाकर वापस लौट आता है उसी बंबई में, जादू नगरी में। और यहाँ पर फिल्म खत्म हो जाती है। शहर में रात में और दोपहर में आबोदाना ढूंढता है, आशियाना ढूंढता है। एक अकेला इस शहर में रात में और दोपहर में आबोदाना ढूंढता
शहर में। दिन खाली खाली बर्तन है, दिन खाली खाली बर्तन है, और रात है जैसे अंधा कुआं। इन सोनी अंधेरी आंखों में आंसू की जगह आता है धुआं। जीने की वजह तो कोई नहीं, मरने का बहाना ढूंढता है। अक्सर ख्वाहिश रहती है कि फिल्म की हैप्पी एंडिंग हो, जब थिएटर से बाहर निकले दिल दिमाग का जायका अच्छा रहे, एक अनजानी सी खुशी और एक सुकून सा महसूस हो। पर बहुत कम फिल्में ऐसी भी हैं जो हैप्पी एंडिंग ना होने के बाद भी कमाल करती हैं, और ऐसी ही फिल्म है घरौंदा। बहुत सारे साथियों ने ये फिल्म देखी जरूर होगी, और जिन्होंने नहीं देखी है तो उनसे मैं गुजारिश करना चाहूंगी कि अगर संवेदनशील फिल्में देखने के शौकीन हैं तो घरौंदा जरूर देखिएगा। जी हाँ, इसे देखने के लिए बहुत सारी वजह है। क्यों देखिएगा? अगर आप कलाकारों के सशक्त, जानदार, जबरदस्त एक्टिंग को देखना चाहते हैं, कहानी को देखना चाहते हैं उसके ट्रीटमेंट के लिए, और ये फिल्म आपको हंसाएगी भी, कभी कभी गुदगुदाएगी और फिर रुलाएगी भी। ये है फिल्म घरौंदा, 1977 की बॉक्स ऑफिस हिट फिल्म। अब इस कार्यक्रम से अपनी दोस्त सीमा आर्य को दीजिए इजाजत। अगले हफ्ते फिर लेकर आऊंगी ऐसी ही कोई खूबसूरत शानदार फिल्म। तब तक के लिए नमस्कार।